हे बच्चा लोग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जीओसी डिस्कस कर रहे हैं जेई वाली। 2024 में सारी की सारी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं 2023 का डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ये अच्छा लगा है, मैंने रंग दी इस पे 2 स्टार। बोला व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन्स मार्क्ड ए से डी इन द गिवन कंपाउंड। अब इसमें बताना ये प्रोटॉन्स है, मीन्स मैं H प्लस को रिलीज कर दूं। एसिड क्या होता है जो H प्लस को रिलीज करता है, तो मीन्स उन प्रोटॉन्स की हमको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो सिंपल क्या करेंगे, H प्लस को रिलीज करवाओ, उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो ठीक है, देखो 4 दे रखे हैं। एक तो ये रहा C D, और उसके बाद क्या B, उसके बाद A। तो देखो मैंने यहाँ पे ये COOH है उसको ओपन करके लिख दिया। ये C कार्बन नहीं है, यहाँ पे नंबर कार्बन नंबर है वो C। तो यहाँ से H प्लस रिलीज कर दिया एक बार इसने, इस वाले कार्बन ने यहाँ से H प्लस रिलीज कर दिया, इस वाले ने यहाँ से H प्लस रिलीज कर दिया, और इसने यहाँ से H प्लस रिलीज कर दिया। तो देखो यहाँ अगर इसने H प्लस रिलीज किया तो ये क्या रेजोनेंस का पार्ट है, रेजोनेंस कर रहा है। और एक बात देखो, अगर जब ये रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन से कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। मीन्स मैं इसको क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहाँ पे देखो कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन कार्बन पर नेगेटिव है, और हाई ईएन वाले पर नेगेटिव क्या है, मोर स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सी वाले की हो गई। ये मैंने रखा सी वाले को, 2 ऑप्शंस में था। किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये वाला भी तो इधर कॉन्जुगेशन करके यहाँ भी तो नेगेटिव कॉन्जुगेशन के बाद हाई एन वाले पर जाएगा, तो ये मुन्ना कॉन्जुगेशन ये इधर भी कर रहा है। तो दोनों साइड कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो मतलब मैं बोल दूं कि 50% तो इसका किधर जाएगा, हाई एन वाले पे नेगेटिव जाएगा, और 50% नेगेटिव कहाँ जा रहा है, लो ई एन वाले पे, मीन्स कार्बन पर भी तो आएगा। इस वजह से ये इससे कम होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब देखो इस वाले में ये तो कॉन्जुगेशन कर नहीं रहा है, इसका तो नेगेटिव यही है sp कार्बन पर, ये जिसकी en कितनी है 3.25। ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये इधर भी कॉन्जुगेशन करेगा और इधर भी कॉन्जुगेशन करेगा। लेकिन जब अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये जब कॉन्जुगेशन करेगा तो एक 50% क्या इधर भी कर रहा है और इधर भी। लेकिन जब ये इधर करेगा तो नेगेटिव कहाँ पहुंच जाएगा इसका कॉन्जुगेशन करके, ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर, हाई ईएन वाले पर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ ए एंड बी में से। ए एंड बी में से देखो ये कॉन्जुगेशन तो कर रहा है, इधर भी करेगा ऐसे करके, और इधर भी करेगा। जब ये इधर कॉन्जुगेशन करेगा तो नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, sp2 कार्बन पर जाएगा। sp2 कार्बन की en कितनी होती है, 2.75 होती है। जबकि ये भले ही कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, बट इस कार्बन की en कितनी है, 3.25। और हमको पता है नेगेटिव कहाँ पे होता है, हाई en वाले पर मोर स्टेबल होता है। इस वजह से एसिड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, या मैं बोलूँ ये वाला कार्ब एनाइन मोर स्टेबल है, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में। भले ही ये कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, बट ये मोर स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव क्या हाई एन वाले पर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आ गई, ए की, फिर आ गई बी की। तो CDAB। देखो ये आंख बंद करके नहीं लगा देना है कि अगर वो कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन कर रहा है या रेजोनेंस कर रहा है तो उसकी उसकी जो मतलब मैं बोल दूं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। बात होती क्या है कि कॉन्जुगेशन करने के बाद नेगेटिव अगर हाई ईएन वाले पे जा रहा है जैसा कि इसमें जा रहा है, तो वो मोर स्टेबल होगा। ध्यान में अगले की तरफ चल रहा हूँ। बोला द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर द फॉलोइंग इज। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ये बना रखे, ये बना रखा, ये बना रखा, ये बना रखा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ देखो ये वाला तो इनके प्लान में तो है नहीं, ये वाला क्या इनके प्लान में नहीं है, तो ये वाला कार्बोकैटायन इनके साथ कॉन्जुगेशन ही नहीं कर रहा। जैसे ये इनका प्लान मान लो ये है,
और हमको पता है जो कॉन्जुगेशन क्या होता है, प्लेनर कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, ये ऐसे करके बना रहे हैं बॉन्ड, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला जो कार्ब कैटायन है ना, अभी मैंने कैसे बताया, ऐसे करके था वो, जिनमें कॉन्जुगेशन हो रहा, तो ये पॉजिटिव इसके परपेंडिकुलर रहता है, तो इनके साथ ये कॉन्जुगेशन में तो पार्टिसिपेट करता नहीं है। कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये क्या लगाएंगे, दोनों की दोनों, ये भी माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा। जबकि कार्ब कैटायन की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस का एम, एच और आई के तीनों प्लस के चाहिए। तो ये देखो, ये तो माइनस आई लगा रहे हैं, ये तो पीछे चला गया। अब यहाँ देखो, मैं देख रहा हूँ ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, दोनों साइड से कर रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला केस। मैं इसमें देख रहा हूँ यहाँ से, ये देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये क्या लोन पे प्लस एम शो करेगा, ये इधर से डोनेट करेगा, फिर ये इधर, ये इधर, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इसमें देखो कॉन्जुगेशन तो है, बट देखो ये वाला ग्रुप NH2 ग्रुप इस पे क्या लगा रहेगा, यहाँ पे माइनस आई लगा रहा है। तो अगर NH2 अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है तो ये इधर चलेगी साइकिल, इधर चलेगी, इधर नहीं चलेगी। बट ये हमें तो ये क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इससे खींचेगा, यहाँ कमी आएगी तो ये इससे खींचेगा। तो ये NH2 ग्रुप का इस पे माइनस आई लग रहा है यहाँ से, तो ये माइनस आई लगाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसमें सारे की सारे इतना यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन हो रहा है, सी का। और मैं बता ही दूं सी का, उसके बाद एटलीस्ट ये एक्सटेंडेड तो है, फिर आएगा डी का, फिर आएगा बी का, सबसे लास्ट में होगा। उसने मोस्ट पूछा था तो मोस्ट हमारा सी वाला है। बोला था करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। पीके वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ क्या क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं क्या करता हूँ, एसिड का काम होता है H प्लस डोनेट करना, उसके बाद में कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लूंगा। ये H प्लस डोनेट करने के बाद कार्ब एनाइन बन गए, कार्ब एनाइन बन गए, तो कार्ब एनाइन को क्या होगा, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस का MHI, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस का MHI। तो देख लेते हैं, यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं लगा, ये लोन पर है तो ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम, इस पे माइनस एम है, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ और कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो माइनस एम। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन लगाया और दो तो ये CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन लगाया तो ये क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस का H, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ है ना, इस वजह से प्लस का H। तो भाई सबसे ज्यादा, मैं पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर पी के उसको उल्टा कर दूंगा, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा 3 की, फिर 1 की, 4 की, फिर 2 की। और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। तो इसको पलट दूंगा, सबसे ज्यादा मैंने क्या कर दी, पी के 2 की, 4 की, 1 की, 3 की, ये 2 4 1 3। तो आंसर कौन सा हो गया, OB, निकल लो लगा के। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ। बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग। तो मुन्ना ये क्वेश्चन में करेक्शन था, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये मत भूलना कि हमको ऑप्शन से बाहर आंसर बताया, ये क्वेश्चन में करेक्शन था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब हुआ क्या कि चारों की चारों में से मैच नहीं कर रहा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें करेक्शन था, कॉन्सेप्ट समझो। तो देखो पहला रूल क्या लगाते हैं हम कि या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या मैं बोलूँ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा हो। यहाँ देखो पाई बॉन्ड एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और एक इस एल्डिहाइड ग्रुप को मैं ओपन करके लिखूं तो 3 3 पाई बॉन्ड है, इन सब में देखो यहाँ 2 है, और एक इसमें 2 है, यहाँ भी एक इसमें और एक इसमें 2 ही है। तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है, या मैं बोलूँ देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, यहाँ पे इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसके पास भी क्या एक हाइड्रोजन लगा है तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका इनकम्प्लीट, इसके पास ही 6 इलेक्ट्रॉन है तो इन तीनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, केवल एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सबसे आगे तो डी आ गया। देखो
सबसे आगे डी आ गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कम से ज्यादा की तरफ चलनी चाहिए। देखो एक में भी डी आगे नहीं दे रखा सब, तो सबसे आगे किसका है, डी का। एक में भी नहीं दे रखा, ये चारों की चारों ऑप्शन गलत है। फिर मैं आगे बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अब इन तीनों का क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पॉजिटिव कार्बन पर है, यहाँ भी पॉजिटिव कार्बन पर है, यहाँ पॉजिटिव किस पर है, ऑक्सीजन पर। तो हमको पता है कि जो पॉजिटिव होता है वो लेस ईएन वाले पे स्टेबल होता है, और नेगेटिव क्या होता है, हाई ईएन वाले पे स्टेबल। तो इसने क्या करा, पॉजिटिव हाई ईएन वाले पर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, इन तीनों में सबसे कम स्टेबल हो गया, इन तीनों में। तो मैं इसको कहाँ रखूंगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो ये मैंने सबसे कम वाले पर डाल दिया। अब इन दोनों को चेक करना है। देखो इसमें कोई सा रूल नहीं लग रहा, बट यहाँ देखो ए वाले को देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नेगेटिव है, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। और इसमें देखो ऐसे ही, इसमें अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप को ओपन करूं, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, इधर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये एच, और यहाँ हमारा है पॉजिटिव। तो ये क्या, हाई एन वाला यहाँ डेल नेगेटिव, और यहाँ क्या आ गया, डेल पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन। तो यहाँ भी सेम चार्ज आ रहा है, डेल पॉजिटिव और पॉजिटिव, सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से ये बी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल। तो हमने क्या करा, ये तो सबसे लास्ट में था, तो डी के बाद कौन आ गया, बी, फिर आ गया ए, फिर आ गया सी। ठीक है, तो ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से ये ऑप्शन के बाहर आंसर है। तो इस वजह से मैं इसमें करेक्शन बोल रहा हूँ, शायद बोनस हुआ था ये। देन मैं 23 के अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। बोल रहा है द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स हैविंग बोथ कंपाउंड्स विथ नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। भाई बताना है कि किस में से दोनों का नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, नेट। उठा रहा हूँ, पहला ले रहा हूँ, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए बेंजीन। अब बेंजीन का तो जीरो होना ही है, बेंजीन में क्या होगा, ये इधर खींचा, ये इधर, ये दोनों कैंसिल आउट, इन दोनों का कैंसिल आउट, इन दोनों का कैंसिल आउट, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। फिर बात कर रहा हूं मैं एनिसिडीन। देखो एनिसिडीन ये होता है, एनी और बेंजीन पे OCH3 को क्या बोलते हैं, एनिसॉल। और एनिलीन का NH2 ग्रुप लगा करके ये बनाया एनिसिडीन, दोनों को मिला करके एनिसिडीन। तो मैं क्या बना दूंगा, और तो मेटा पैरा ऐसे करके बना दूं मैं एनिसिडीन। तो देखो इसकी क्या होता है, ये sp2 कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो sp2 कार्बन की कितनी है, 2.75, और ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5। तो हाई एन वाला ऑक्सीजन है, तो ये अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन की 3.0 है, sp2 कार्बन की 2.75 है, तो ये अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये नॉन जीरो है। सेम में मेटा वाला केस भी देखूं, तो ऐसे करके नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, तो इसका क्या है, नॉन जीरो। उसने पूछा था कि दोनों का हमको नॉन जीरो चाहिए, इसमें एक का तो नॉन जीरो आया, एक का जीरो आया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट मतलब इसका नॉन जीरो नहीं है, इसका तो है। फिर है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन और 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन देखो, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन 1 2 3 एंड 4। तो इसका ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इसकी EN कितनी होती है, ऑलमोस्ट 3। तो और इसकी कितनी है, 2.75। तो ये हाई EN वाला ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, क्या हो गया, जीरो। भाई मैं 1 3 की बात करूँ, 1 2 3, तो इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, नेट क्या होगा, ये डायरेक्ट, तो इसका क्या, नॉन जीरो। एक का इसका आया जीरो, इसका आया नॉन जीरो, तो उसने पूछा था हमसे नेट नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसका तो है, इसका नहीं है।
CH2Cl2 और CHCl3 बना रहे हैं स्ट्रक्चर। ये बनाया मैंने टेट्राहेड्रल CH2Cl2 और ये CHCl3। देखो इसकी EN क्या है, इसकी ये 2.1 है और इसकी है 2.5। तो इसने इधर खींचा, इसने इधर। अब क्लोरीन की कितनी है 3.0, तो ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। तो मैं नेट की एक इधर ले जा रहा है और ये तीन मिलकर के इधर ला रहे हैं, तो नेट तो नॉन जीरो ही होगा। ऐसे ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन की कम है ना, तो ये यहाँ खींचेंगे, इसने इधर, इसने इधर, इसने इधर, तो नेट डायरेक्शन इधर ही है। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी क्या, नॉन जीरो। तो दोनों का नॉन जीरो पूछा था, ये मिल गया हमको, दोनों का नॉन जीरो। अब सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन में से ट्रांस का जीरो हो जाएगा। देखो सिस वाला क्या होगा, ये sp3 कार्बन है, En 2.5, sp2 की 2.75, हाई En वाला तो इधर खींचेगा, सेम इधर भी इधर खींचेगा। तो ये तो क्या होगा, ओवरऑल इधर आएगा। नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, नॉन जीरो। ट्रांस वाले में ये इधर खींचा, इसने इधर, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो दोनों नॉन जीरो पूछे थे, दोनों नॉन जीरो वाला क्या होगा, ऑप्शन सी। देन फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच हैव सोस हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। कौन सा जिनमें डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट शो करेगा। डाइपोल का मतलब होता है जनरेशन ऑफ चार्ज, जिसमें ज्यादा चार्ज डेवलप होगा वो उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको ब्रेक करेंगे। डाइपोल मोमेंट शो को करने के लिए मैं इनको ब्रेक करता हूँ। अब मैं इस बॉन्ड को उस तरीके से ब्रेक करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि हमारी जो रिंग है वो ज्यादा से ज्यादा एरोमेटिक बने। रीजन ये है कि सिस्टम जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और एट द एंड सिस्टम क्या होना चाहेगा, एरोमेटिक होना चाहेगा। तो अगर मैं इस बॉन्ड को इधर माइग्रेट करता हूँ तो यहाँ क्या आता है, नेगेटिव, और यहाँ आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो इस रिंग में क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक है। इस रिंग में 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी एरोमेटिक। दोनों एरोमेटिक बन रही है। अगर मैं इधर करूंगा तो यहाँ नेगेटिव 4 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पॉजिटिव 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों एंटी एरोमेटिक होती हैं, इस वजह से हम इसको इधर ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, इधर ब्रेक होगा, और इस केस में दोनों एरोमेटिक बन रही हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। मीन्स यहाँ डाइपोल डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल की। तो यहाँ क्या होगा, डाइपोल बढ़िया से डेवलप होगा, क्योंकि दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है। इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, ये डाइपोल डेवलप होने की वजह से। फिर मैं बात करता हूँ इसमें, यह हाई एन वाला इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा या नेगेटिव या पॉजिटिव। बट यहाँ देखो ये सिस्टम क्या, ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन, तो ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। तो यहाँ डाइपोल डेवलप तो होगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। मतलब ये मानो कि ये डाइपोल डेवलप होने की वजह से इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, बल्कि डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के सिंगल आया, तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। और सिस्टम क्या, लेस स्टेबल होना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उतना डाइपोल डेवलप नहीं होगा जितना यहाँ पर हो रहा है। अब इसमें देखो दोनों की दोनों रिंग सेम है, कहीं भी बॉन्ड को ब्रेक कर दो, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, बात एक ही है। मैं इधर करता हूँ तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ नेगेटिव आने से 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन आने से ये रिंग तो एरोमेटिक हो गई। बट यहाँ देखो इसमें क्या, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गई। और सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक होना नहीं चाहेगा, इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ही नहीं। यहाँ डाइपोल डेवलप बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये रिंग क्या बन रही है, एंटी एरोमेटिक, तो ये डाइपोल डेवलप नहीं होगा। इस वाले में देखते हैं, ये भी सेम ही रिंग है, कहीं भी ब्रेक कर दो, चलो मैं राइट साइड में ही चल रहा हूँ। तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। तो यहाँ देखो ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, तो इस वजह से क्या नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या दोनों की दोनों रिंग नॉन एरोमेटिक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, या अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, तो इसमें सिस्टम में कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आई। तो और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आई मीन्स ये एरोमेटिक तो नहीं, ये बॉन्ड के
ब्रेक नहीं हुआ उससे पहले भी नॉन एरोमेटिक है, और बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद भी ये नॉन एरोमेटिक है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने से हमको कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आई, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल जनरेट होगा नहीं उतना, क्योंकि होगा क्या, अगर डाइपोल जनरेट करोगे तो डबल बॉन्ड किस में जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, और कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डाइपोल उतना इफेक्टिवली डेवलप नहीं होगा जितना यहाँ पर ऑप्शन ए में होता है, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल का डेवलप होने की वजह से सिस्टम क्या हो जा रहा है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जा रहा है, और सिस्टम क्या होना चाहेगा, एरोमेटिक होना चाहेगा। इस वजह से यहाँ पे मतलब हाईली अमाउंट में क्या होगा, डाइपोल जनरेट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देन फिर मैं अगली तरफ चल रहा हूँ। बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दो दिए। पहला है ट्रोपोलोन। अब मेन बात है कि अगर ट्रोपोलोन की स्ट्रक्चर नहीं पता तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म है, गेम ओवर। ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स। बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। एक तो ये भी बोल दिया कि ट्रोपोलोन एरोमेटिक कंपाउंड है, और बोल रहा है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमारे दिमाग में आता है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन से तो सीधी बात है एंटी एरोमेटिक, तो हम करते हैं कि इस स्टेटमेंट को गलत लगाओ और निकल लो। तो नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं है, अभी बताता हूँ। फिर बोल रहा है स्टेटमेंट 2 और देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज इन ट्रोपोलोन इज इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी। अब मैं बनाने जा रहा हूँ ट्रोपोलोन होता क्या है, पहले ये देखो, फिर ये दोनों स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ये होता है मुन्ना ट्रोपोलोन। ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन होना है ना, ये उसी से रिलेटेड है। 7 मेंबर रिंग, उसके यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि या क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ अगर डाइपोल जनरेट होता है तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखो 2 4 6 साथ में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और प्लेनर भी है, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड तो है। तो हाफ स्टेटमेंट हमारा सही कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और बोल रहा है एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो उसने कहीं भी नहीं बोला कि एरोमेटिसिटी में 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। तो यहाँ देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 तो देखो इसकी रिंग के अंदर है। बोला है ट्रोपोलेन, ये पूरा ट्रोपोलेन, और उसके वो बोला है कि ट्रोपोलेन के पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 6 तो ये 2 + 2 + 2 6 तो ये हो गए, और 2 ये बाहर भी तो है। तो इनसाइड रिंग कितने 6, और आउटसाइड आउटसाइड बाहर की तरफ कितने हैं 2। तो ये देखो इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एंडोसाइक्लिक है, इनसाइड है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही, कि ट्रोपोलोन एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। उसने ये नहीं बोला कि एरोमेटिसिटी में कितने इन्वॉल्व हैं, उसने बोला कि पूरे ट्रोपोलोन के पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बिल्कुल है। एंडोसाइक्लिक कितने 6 और एक्सोसाइक्लिक कितने 2। फिर बोल रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सीओ ग्रुप इज इन ट्रोपोलोन इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। देखो बोल रहा है इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, सीओ ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि क्या एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो नहीं। एरोमेटिसिटी में कौन इन्वॉल्व होता है, इनसाइड द रिंग की बात होती है, ये सीओ ग्रुप के कहाँ इन्वॉल्व है, एरोमेटिसिटी में। सीओ ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स। मैं देख रहा हूँ अभी और कितने बचे हुए हैं, इसके ज़्यादा होंगे तो करेंगे आगे। तो अभी काफ़ी सारे बचे हुए हैं, तो करते हैं इनको अगली वीडियो में डिस्कस। तो मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में 23 के बचे हुए क्वेश्चंस को निपटाने के लिए। तब तक जय श्री राम।